दीवार, त्रिशूल और विधाता जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों के निर्माता गुलशन राय के बेटे राजीव राय ने 1985 में फिल्म युद्ध का निर्देशन कर फिल्म निर्देशन में कदम रखा था। उसके बाद राजीव राय ने त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त जैसी फिल्में निर्देशित की। उनकी यह सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। फिल्म मोहरा के चर्चित गीत तू चीज बड़ी है मस्त मस्त की लोकप्रियता आज भी रविंद्रनाथ टंडन के नाम के साथ जुड़ी हुई है। 2004 में फिल्म असंभव का निर्देशन करने के बाद राजीव राय ने फिल्म निर्देशन व भारत को अलविदा कहकर विदेश में जाकर बस गए थे, पर उनका दिल हमेशा भारत व भारतीय सिनेमा के साथ जुड़ा रहा। अंततः 20 साल बाद उन्होंने भारत में वापसी की तथा 22 साल बाद अब उन्होंने फिल्म निर्देशन में वापसी करते हुए फिल्म जोरा का लेखन, निर्माण व निर्देशन किया है। 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म जोरा रहस्य और रोमांच प्रधान फिल्म है। राजीव राय फिल्म जोरा को 0 बजट वाली फिल्म की संज्ञा देते हैं और राजीव राय का दावा है कि उन्होंने इस फिल्म के साथ एक नया प्रयोग किया है जो दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। राजीव राय जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। राजू जी, भारत छोड़ने के बाद 20 साल जब आप विदेश में रहे, तो जो आपके अनुभव हुए, जी हाँ, उनसे आपके अंदर एक फिल्म मेकर के रूप में क्या बदलाव आए? ऐसा था जब मैं इतने साल बाहर रहा, मैंने सच्ची बात है ये सोचा नहीं था मैं आके फिल्म बनाऊंगा। तो मैं अपने आप में फिल्में बहुत देखता था, हर हफ्ते हर फ्राइडे ट्राई करता हूँ नई पिक्चरें लगती देखूँ, क्योंकि मेरे को शौक है। लेकिन मैंने प्रैक्टिस भी रखी, मैं स्क्रिप्ट भी लिखी। एक स्क्रिप्ट लिखी थी जब मैं वहाँ था अमेरिका में, वो मेरे को 8 साल लगे। तो मैं कुछ ना कुछ काम करता रहा जिससे मेरा मन ज़रा शार्प रहे, एक काम में। पर बदलाव तो ऐसे नहीं आए, मेरी थिंकिंग आज भी वही है, अच्छा, जो थी। तो पर इकोनॉमिक्स बदल गए। मेरे जो बदलाव आए कि मेरे पिताजी जो गुजर गए, जो मेरे पीछे खड़े थे, जो मेरे बैकबोन थे, त्रिमूर्ति फिल्म्स के थे, तो मेरे को थोड़ा काम इजी होता था मेरे। करेक्ट। और उनका आशीर्वाद भी था, उनकी साया भी मेरे ऊपर 24 थी। मेरी माँ जी का भी तो बहुत लक थी, मदर तो मेरी बहुत ही लकी थी, मतलब मेरे डैडी के लिए भी और मेरे लिए भी। तो मैं ये बदलाव ये आया कि मैं थोड़ा सा डर गया ये मतलब मेरा क्या होगा, मेरे जो 2 लकी फैक्टर्स हैं जो मेरे लाइफ में, एक मेरा ये हाथ है, एक ये हाथ है, वो तो गए। अब मैं कैसे फिल्म बनाऊंगा? तो ये मेरे को मुझे बहुत प्यार था मेरे पेरेंट्स। देखो सबको प्यार होता है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं, पर मुझे कुछ अभी लगता है उनके जाने के बाद कि एक आत्मा से मैं बहुत ज़्यादा ओवर अटैच था, और मेरे को, पर मेरा प्यार ऐसा नहीं है कि मैं सोच के रोता हूँ या मुझे अफसोस होता है, क्योंकि मेरे को पता है कि सब जाएंगे। बिल्कुल सही। तो मुझे पता पेरेंट्स जाएंगे, पर मुझे ये भी लगता है कि मरने के बाद मैं उनको मिलूंगा, तो मेरे को ये खुशी भी होती है वो जहाँ भी हैं मैं मिलने वाला हूँ। तो मुझे ये नहीं होता कि पेरेंट्स थे तो गए, मुझे पता है वो आज भी हैं। तो पर जब वो चले गए मेरा मन ही बंद हो गया काम करने को। तो मैं ऐसे एज ए डायरेक्टर, मेरे दिल में कि मैंने कुछ सोचा, वाह अभी मैं चेंज हो गया हूँ, मैंने ये फिल्म देखी, मुझे ऐसी फिल्म बनानी है, या मेरा एम्बिशन है कि अभी मैं ये काम करूँ या ऐसा करूँ, बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली मेरा जो भी एक अंदर की, जो कहते हैं एम्बिशन इंग्लिश में बोलते, ताकत जो थी, और जो मेरा एक सोच थी कि ये बड़ा काम करो और दुनिया को हिला दो, तो मेरे निकल ही गई वो बातें मेरे, क्योंकि काम ही मैंने सोचा करना नहीं। फिर सडनली एक दिन ऐसा आया काम करना है, तो जब वो दिन ऐसा आया कि काम करना है, तो मैंने देखा कि मैं बदल गया हूँ, जो आप सवाल पूछ रहे हैं मेरे से। तो फिर मुझे लगा हाँ बात तो सही है आपकी, बदलाव तो भैया सब बदलते, दुनिया में कौन है जो नहीं बदलते। तो मेरा सवाल ये था कि आपकी आधे से ज़्यादा जिंदगी भारतीय परिवेश में गुजरी। जब आप विदेश गए तो एक अलग परिवेश था जो कि भारतीय परिवेश से बहुत अलग था। रहन सहन से लेके खान पान हर कुछ अलग था। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद
किस तरह के बदलाव आपने महसूस किए? नहीं, वो मेरे को विदेश रह के मैं कोई अंग्रेज नहीं बना। अच्छा। मैं जब पैदा था मैं अंग्रेज ही था, मतलब पैदा होते ही सबसे पहले मैं इंग्लिश सीखा, फिर हिंदी सीखा। तो मेरी एजुकेशन भी यहाँ इंग्लिश मीडियम होता था इंडिया में। अच्छे स्कूल में डालो तो सब प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाते थे, और हर किताब इंग्लिश। अगर आप मैथ सीख रहे हो हिंदी में थोड़ी ना गणित सीखते हो, अब हर चीज़ अंग्रेजी में सीखते हैं हम लोग। तो इंग्लिश मानो या ना मानो, बोलो या ना, जो भी लोगों को शायद बुरा लगे, एक्चुअली ये जो मैं छोटा था तो इट वाज लाइक, मुझे तो यही लगता था इंडियन इंग्लिश इज अ नेशनल लैंग्वेज। बहुत बुरी बात है कहते हो, क्योंकि मैं कोई अंग्रेज लोगों का फ़ैन नहीं हूँ, जो ब्रिटिशर्स का ये नहीं जिन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की, राज किया, कोई मैं उनका गुलाम नहीं हूँ। पर अब क्या है, वो इंग्लिश यहाँ सेट करके गए। अब सड़कों पर साइन देखो इंग्लिश में, सिटीज़ के नाम देखो, राइट टर्न लो, लेफ्ट स्टॉप होता है, ये होता है। अगर हम किताबें पढ़ते हैं आज भी हम इंग्लिश पे, तो इंग्लिश इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर हमको वर्ल्ड में पैसे कमाने, इंग्लिश के बगैर अब काम कैसे करोगे बाहर? तो मैं वहाँ रह के उनके कल्चर ने मेरे को कोई इफेक्ट नहीं दिया। मैं कोई क्रिश्चियन नहीं बन गया, मैं बल्कि मैं ज़्यादा वेजिटेरियन बना। जब मैं अमेरिका में था मैं वेजिटेरियन था 95 से, पर जब मैं LA में रहा तो मैं वीगन बन गया कि दूध भी नहीं पीना चाहिए। गाय से जैसे दूध निकालते हैं तो गाय तंग होती है, एनिमल तंग होता है। तो मेरा ध्यान जो इनकी सोसाइटी वेस्टर्न विदेशी लोगों की तरफ था, वो सिर्फ अच्छाई की तरफ था। इनके मैंने अच्छे पॉइंट्स पकड़े। तो मन में कोई मेरे फिल्मी ख्यालात या कल्चरल ख्यालात के, अभी मैं पिक्चर बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा इंग्लिश थॉट होगा, या अभी मैंने किए जोरा, उसमें एक भी वर्ड इंग्लिश नहीं, एक भी नहीं। मतलब अगर मेरा राइटर लिखता है गुड मॉर्निंग में, बोला इसको यार हिंदी में बोल, तो बोलते गुड मॉर्निंग तो सब समझते होंगे, वो मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैं उस वे से बदला, मैं बदला। एक आदमी जब ओल्ड होने लगता है, मैच्योर होता है, तो कहीं ना कहीं वो मेरा बदलाव यह है कि मैं भगवान के करीब आ गया। अच्छा। हाँ, वो विदेश में भी तो ऐसा नहीं कि मंदिरों में जाता हूँ या मैं वहाँ बहुत मंदिरों में गया, ऐसे अंदर आत्मा से ही होता है। तो मैं सोचने लगा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सोचने लगा कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कोई विदेश जो मेरा ट्रैवल रहा, जो विदेश कंट्रीज़ हैं, ये एक्चुअली बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं, पर थोड़ा क्राइम ज़्यादा होता है और थोड़े मटीरियलिस्टिक के पैसों के लिए भागते। लोग बहुत अच्छे हैं, ये इन्होंने उनको साफ़ सफाई बहुत पसंद है, उनको हर चीज़, उनके कॉर्ट रूम्स होते हैं, कॉर्ट ड्रामा होता है, उनके जो विदेश में जो भी होता है, जो उनकी जो सिखाया जाता है उनके कल्चर में कह लो, या जो तमीज़ सिखाई जाती है या आपको सिखाया जाता है, तो वो अच्छी चीज़ें। लोग दिल के इमोशनल हैं। पॉलिटिक्स बुरा है, पर आप किसी को सड़क पे पकड़ लोगे अमेरिका में तो वो हमारे जैसे इमोशनल, बल्कि वो ज़्यादा सीधे लोग हैं। तो आपने कहा कि आप धार्मिक ज़्यादा होते गए। हाँ, मैं थोड़ा सा। धर्म और फिल्म दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बिल्कुल नहीं, क्यों? अभी भी डांस करा दूंगा लड़की के साथ, तो उसमें धर्म का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन मेरे को आज सेक्सी गाना रखना हो, मेरी पिक्चर डिमांड करती है, लोग बोलेंगे अरे उसने कपड़े कम दिखा दिए लड़की। मैं अपमान नहीं करता लड़की को, पहले भी नहीं किया। तो मैं ऐसी गंदी चीज़ें कभी फिल्म में नहीं दिखाई, बल्कि इस फिल्म में स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी मैंने नहीं दिखाया। पर आप जो कह रहे हैं धर्म, तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक मॉडर्न थिंकिंग होती है पिक्चरों में, जहाँ हम कुछ कर देते हैं जो लोग उसके बारे में क्रिटिसिज्म देते हैं। तो धर्म कर्म, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक तरफ है। अच्छा। लाइफ उसको आपको काम एक धर्म है, काम इटसेल्फ एक धर्म है। तो अगर जैसे मेरी माँ जो थी वो 8 घंटे पूजा करती थी राम भगवान की, बचपन से 4 साल से। अच्छा। तो मैं तो उसमें ही बड़ा ही हुआ राम राम बोल के। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पहले तो सब खाता था, फिर 95 में मैंने मम्मी को बोला मेरे को ये सब बंद करना, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा। तो 95 से बदलाव आया और मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया, थोड़ा सा धर्म। तो काम में मेरे को
खून खराबा दिखाना, जो फिल्म स्क्रिप्ट बोलेगी मैं वही करूँगा, मैं उसको मिक्स नहीं करूँगा। देखो मैं साधु नहीं हूँ, मैंने कोई संन्यास नहीं लिया है। आप जो वो पूछ रहे हैं मेरे से, मैं संन्यास कैसे लूँगा? अभी मैं बैठता हूँ पूजा करने तो मेरे घुटने दर्द होते भैया, तो मैं बैठ भी नहीं पाता ठीक तरह पूजा पाठ करने। पहले तो मैं 2 घंटे बैठ जाता था। अच्छा। अभी मेरे को बोलो भाई कॉन्सेंट्रेट करो, तस्वीर के ऊपर नाम लो, 5 मिनट के बाद मेरी कॉन्सेंट्रेशन टूट जाती है, मैं थक जाता हूँ। तो पहले मैं हनुमान चालीसा भी बहुत करता था, अभी मेरा मन करता है तो मैं अभी ये सोचता, मैंने आज किया नहीं, मैं कल करूँगा, कल करूँगा। टायर्ड हो जाता है आदमी की, मतलब आपकी बॉडी वीक हो जाती है, माइंड वीक हो जाती है, एज हो जाती है। मैं 70 साल का हूँ, तो आज मैं रोज़ भगवान से माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता उतना ही था भगवान में पहले भी, मेरी माँ ने 4 साल में माला पकड़ा दी थी तो पर अभी मुझे ये गिल्टी फीलिंग होती कि पहले मैं पूजा पाठ ज़्यादा करता था और अब मैं पूजा पाठ मेरा थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि मैं फिज़िकली थोड़ा वीक हो गया हूँ। और मैं रोज़ माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी भगवान कि मैं पहले 1 घंटा बैठता था, अभी मैं 5 मिनट बैठता हूँ, मैं शॉर्टकट करता हूँ अभी, पूजा भी शॉर्टकट में चलती हुई। तो ठीक है, मुझे क्या लगता है, कर्म ठीक करो। मेरा ध्यान कहाँ गया, कर्म के ऊपर, कि झूठ मत बोलो, जहाँ तक नहीं, सच ही बोलो। अगर आप मेरे से टेढ़ा सवाल भी पूछेंगे, मेरे को सच ही बोलना है। हाँ, कल लोग बोलेंगे इसने ये बोला लेकिन ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता, मैंने सच बोला है। अब वो कोई मिस इंटरप्रिटेशन होगी, पर अपनी तरफ से किसी को चीट मत करो। कोई भी आदमी आए उसको दुख मत पहुँचाओ। स्पेशली धंधे में ना बहुत चीटिंग, बहुत झूठ होते हैं। आज आप बिजनेस स्ट्रेट नहीं कर सकते, हर मिनट आपको झूठ बोलना पड़ता है। बिल्कुल सही। बिजनेस, फिल्म बिजनेस, आप कितने में पिक्चर बेच रहे हो? मेरे को ऑफर आया है 2 करोड़ का, आया होता है आधे 1 करोड़ का, आप 2 बोल रहे हो क्योंकि वो मेरे को 3 दे। तो मैंने अपने आप को रोका ये करने से। तो अभी मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को ऑफर आया है, भूल जाओ, मेरे को इतने चाहिए, आपको देना है नहीं देना। तो ये जो झूठ होता है मेरे को पसंद नहीं है। और मेरे जो स्टाफ है जो मेरे साथ काम करते हैं, बोलता हूँ उनसे, बोलता हूँ झूठ मत। मेरी बहन ने तो कभी झूठ बोला ही, मेरी माँ को पता भी नहीं था झूठ क्या होता, पता ही नहीं था। तो अभी आदमी लोग जो धंधा करते हैं, उनको धंधे में भाई उसके बगैर धंधा नहीं होता। तो आपको कुछ ना कुछ मस्ती में कुछ उल्ट सिल्ट बात, झूठ मतलब ऐसा झूठ नहीं कि सामने वाला मर जाए, पर धंधे में झूठ होता है, वो भी मैं बंद किया। मैंने कुछ नहीं, अगर लोग बोलते हैं कलेक्शन, उस दिन आप फज करोगे, आप टिकट खरीदोगे, आप ब्लॉक बुकिंग करोगे। अच्छा 2 करोड़ में फिल्म बनाई है, ब्लॉक बुकिंग क्या करोगे? आप करोगे अरे भैया मैं नहीं करूँगा, इतने पैसे नहीं है ब्लॉक बुकिंग करने के लिए। तो मैंने जर्नलिस्ट को क्या बोला, एक काम करो, जो आप मेरे को कलेक्शन दोगे पहले दिन का वो मैं छापूंगा अपने ऑफिस, क्योंकि मेरे को ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए कि मैंने कलेक्शन ठीक नहीं दिया। अगर फिल्म सुपर हिट है मैं बोलूँगा, सुपर फ्लॉप है मैं बोलूँगा, ठीक है, पर आप मेरे को देना। आपका जो जर्नलिस्ट बोलते हैं ना, हम लोग 1-2 करोड़ बढ़ा देते, मैं बोला मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं। तो वो हैरान हो गया, वो बोला आप देख लो, आप दे रहे हो, आप पढ़ लेना, मैं आज आपको कैमरे में बोल रहा हूँ और पूरी दुनिया देख रही है, तो मेरे को ये करके क्या मिलेगा? पिक्चर हिट हो जाएगी। तो पिक्चर हिट होगी, अगर मैं अच्छी पिक्चर बनाऊंगा लोग देखेंगे। पर यहाँ भी ये बोल दो, वहाँ भी ये बोल दो, ये कर दो, उसके बारे में ये कर दो। भैया मैंने तो कान को हाथ लगाए, मुझे माफ़ करो। मेरे लिए दुनिया, मतलब जैसे आप इस उम्र में आ जाते हो तो आपको पता है अभी कितने साल है, 5, 10, 15 क्या 2 साल, तो आपको पता ही नहीं होता। तो एक दिन तो ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, तो अभी नाटक बंद होना चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं करता हूँ, लोग मुझे आप ड्रिंक करते हो, मैं एक करता हूँ, तो मैं एक दवाई की तरह लेता हूँ। तो उसके बारे में उसका क्या मतलब है? वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता, कभी कभी साल में मेरे को खाना नहीं मिले मैं खा लूँगा, पर मेरे ऐसे कुछ है नहीं मेरी लाइफ में कि ये करना है नहीं करना। मेरे को कोई मेरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं जैनी नहीं हूँ, ना मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो मेरा जो धर्म बोलता है, मैं हिंदू। तो अभी तो खाते हैं सब लोग, तो नॉनवेज खाते हैं, तो ठीक है, मैं अपने बेटे को नहीं रोकता, मैं खाओ, तो जिसको जो करना है उसको लगना चाहिए, मेरे को नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आप एक बदलाव आता है, वो ये आता है कि आप एक अच्छे मानव बने, अपनी नज़रों में मत गिरो। ये बहुत जरूरी है। आप जब अपना शक्ल शीशे में देखते हो, आपको लगना चाहिए नहीं, जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो मैं अपनी शक्ल दिखा सकता हूँ और मैं भगवान से आर्ग्यूमेंट भी कर सकता हूँ कि आप गलत हो, मैं ठीक हूँ। तो उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। ये जो डायलॉग मैंने आपको बोला है।
युद्ध फिल्म से लेकर के अनुभव तक फिल्में बनाने का तरीका अलग था, फिल्म इंडस्ट्री बहुत अलग थी। हाँ, अनुभव के बाद 2004 के बाद अब जब आप 2026 में 25 में बैठे हैं, बहुत फर्क है। जोरा लेके आए हैं, जी हाँ। तो जो बदलाव आया है, हाँ, उस बदलाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, एक तो ये बदलाव है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप फ़ोन में ले रहे हैं 4K में जी। वैसी फिल्म बदल गई, टेक्निक बदल गई। बदलाव 2-3 वे से आता है। एक तो लोग बदल जाते हैं, पर मुझे लगता है वो नहीं बदलते, ये गलत है। कल्चर हमारा वही है और रहेगा। तो अगर आप हमारे कल्चर के अनुसार पिक्चर बनाओगे और लोगों के दिल को छुओगे, जो हमारी एक सभ्यता है, हमारा जो एक हम इंडिया जो हम बोलते हैं, मैं इंडियन हूँ, और जो इंडियन लोग जो हम अपनी फिल्म बनाते हैं, हम हॉलीवुड के लिए तो नहीं बनाते, और हम हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और अगर हम अपने दायरे में रहें और अपनी ऑडियंस के लिए बनाएं, हमारी ऑडियंस कभी नहीं बदलेगी। टेक्निक बदलेगी, कपड़े बदलेगी, पर इमोशन तो वही रहता है। करेक्ट। माँ वही रहता है, बाप वही रहता है। अगर अब मैं आज एक कुत्ते के ऊपर कहानी बना दूँ, कुत्ते के साथ क्या इमोशन बदल जाएगा? कुछ नहीं। कुत्ते को पता है कि जनरेशन बदल गई। वो जब एक आएगा 14 साल जीता है, अब बोलो ये कुत्ते की कहानी है, तो वही अगर मैंने 100 साल पहले भी लिखी होगी तो मेरे को वही कहानी उसके साथ करनी पड़ेगी। सिमिलरली ये जो कहते हैं कि लोग बहुत बदल जाते हैं, लोग जनरेशन थिंकिंग बदलती, टेस्ट कि आज ये कपड़े पहनने हैं, मेरे को इस टाइप के गाने सुनने हैं, मेरे को इस टाइप का खाना खाना है, और मेरे को ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ट्रैवल करना है, और सबको स्टाइल मारना है। पहले एक दौर था कि सब सिगरेट पीते थे, फैशन में होता था। अब डॉक्टर बोलते हैं कैंसर होता है, तो आप देख रहे हो कि लोगों को सिगरेट नहीं पीते, फिर कुछ लोग ड्रग्स में घुस जाते हैं। तो पहले ड्रग्स नहीं थे तो कैसे घुसते थे? हाँ, तो अब आपको जो सोसाइटी, हैमबर्गर नहीं था, तो एक जो फास्ट फूड खाना आपको क्या लगता है अच्छा होता है खाने के लिए? अब हर जगह फास्ट फूड है, तो आप वो खा रहे हो क्योंकि कुछ और मिल नहीं रहा, तो बदलाव आ गया ना। तो आप खाना गलत खाओगे तो आपको टॉक्सिक होगा हेड में, तो खाना अच्छा खाना चाहिए। लोगों के पास टाइम ही नहीं अच्छा खाना खाने को, तो सोसाइटी तो बदल जाती है लोग, पर बेसिक इंडियन पना नहीं बदलता। मेरा कहने का ये मतलब जो इमोशन होता है, जो माँ के लिए होता है, दोस्तों के लिए होता है, ग्रैंडफादर के लिए होता है, या जब आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अगर 40 साल आप ले रहे हो तो मेरा यही इमोशन होता है जो आज है, तो यही बातें करता, तो वो चीज़ें नहीं बदल सकती। तो ये बदलाव फिल्म में बहुत आया है टेक्निक की वजह से। अच्छा। इक्विपमेंट सारी बदल गई, लाइटिंग बदल गई, कैमरा बदल गए, लेंसेज वही हैं, साउंड इक्विपमेंट बदल गई। अभी आप ये माइक लगाओ साउंड आता है, फिल्म में लगाओ इधर छुपा तो पता ही नहीं। पहले सिंक साउंड हम डब करते थे जी, अभी रियल लाइव साउंड आ गया। फिर फिल्म की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई, कैमरे। तो सिमिलरली यंग जनरेशन आते हैं, उनके थॉट्स अलग होते हैं, तो उनको लगता है अगर हम इस थॉट से पिक्चर बनाएंगे तो हमारी जनरेशन देखेगी। कुछ हद तक करेक्ट है। अब अगर मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो लोग बोलते हैं यंग लोगों के लिए बनाओ, पर मैं बोलता हूँ अगर पिक्चर अच्छी होगी सब देख लेते हैं। अभी वहाँ के जो स्पीलबर्ग हैं या बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो 85 के हैं, 85 है दबा, वो अभी भी हिट्स दे रहे हैं। तो वो ऐसा वो ये नहीं सोच रहे हमको यंग लोगों के लिए बनाना, उनको अच्छी फिल्म बनानी। तो मैंने ये जो फिल्म बनाई है जोरा, ये नहीं कि यंग लोगों के लिए, मैंने कोशिश की है अच्छी फिल्म। पहले भी बनाता था मैं, आप ऑडियंस को नहीं काट सकते कि मैं इस ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ, मैं उस ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ, तो देखते सभी है फिल्म, एंड में सब देख लेते हैं। बिल्कुल सही। तो बदलाव ये है कि एक लोगों का ये फीलिंग ऐसी है कि चेंज आ गया हर चीज़ में, और अभी हम अगर अपने आप को नहीं चेंज करेंगे तो ऑडियंस हमारा काम नहीं देखेगी। आई डोंट थिंक कि ये सच है कि अगर आप आज के ज़माने को देख के, एक सब्जेक्ट मैटर होता है भी आज के ज़माने में, मतलब एक इंसिडेंट हुआ, मतलब एक मान लो ट्रक एक्सीडेंट हुआ जो पहले नहीं होता था, या ट्रेन हुआ, या मान लो एक प्लेन क्रैश हुआ, आपने उसके ऊपर, पहले प्लेन थे ही नहीं 100 साल पहले, तो अभी आपने 200 साल पहले, तो अगर आपने कोई एक बायोपिक बनाई या एक इंसिडेंट के ऊपर बनाई, तो पहले तो ऑब्वियसली वो फिल्म आज की होगी और आज की लगी। तो इसलिए अभी आपने देखा होगा लोग बहुत कि इसकी लाइफ हिस्ट्री बनाओ, उसकी कथा बनाओ, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसने क्या किया था। अब आप उस पर घुस गए क्योंकि लोगों के पास सब्जेक्ट्स ही नहीं है, इंटरटेनिंग सब्जेक्ट्स ही नहीं है, तो बोलते हैं यार वो बहुत अच्छी कहानी है, तुमने वो कैरेक्टर देखा। अभी जैसे आप कितने वॉर के हीरोज़ के ऊपर बनाते हैं, या कितने लोग प्रोफेसर या कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स पकड़ते हैं
जिनके ऊपर किताबें छपी हुई हैं और बोलते हैं ये कहानी बहुत है, कहानियाँ हैं नहीं लोगों के पास। तो सर कहानियाँ है नहीं है, लोग कहानियाँ ढूंढना नहीं चाहते। ये ढूंढते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं ढूंढनी चाहिए। हाँ। क्योंकि ये बोरिंग हो जाएगा। करेक्ट। अगर आप एक ही चीज़, अभी जैसे भूत के ऊपर बन गई एक फिल्म, हाँ। अब 10 बनती, अब बोर हो जाओगे। अभी वो भी लोग जो बनाते हैं प्रोडक्शन हाउसेज, वो भी सोचते हैं इसमें पैसे आ रहे हैं तो ये 10 और अनाउंस करो। ठीक है, उनकी मर्जी है भैया, मैं तो नहीं करूँगा। तो अब ये आपके ऊपर है। अब मान लो अभी लव स्टोरी चली तो बहुत अच्छी फिल्म है और चली, उसके गाने चले, तो अब अगर 20 लोग वैसी बनाएंगे तो कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये सब सोचना पड़ता है कि आपको हमेशा अलग बनाना है। अभी मैंने जोरा अलग बनाई। चलिए हम जोरा पर आते हैं। जब आपने जोरा बनाने की बात सोची तो कौन सी बात आपके दिमाग में पाली आई? क्या यूँ कहे कि कहानी का बीज क्या था वो? देखो, सबसे पहले एक ही चीज़ आती है डायरेक्टर के माइंड में कि मेरी स्टोरी क्या है, क्या मेरी स्टोरी वर्क करेगी कि नहीं करेगी। भले उसमें 10 साल लगे, पर आप वो एक लाइन सोचते हो, 2 लाइन 3 लाइन जिसके अंदर कहानी जुड़ी होती है, वो बहुत डिफिकल्ट काम है। तो वो अगर आपको मिल गया तो वो आपका कोहिनूर डायमंड। तो सबसे पहले कोई इंटेलिजेंट डायरेक्टर हो या जैसा भी डायरेक्टर हो, पर उसको पता है कि मेरे पास कहानी होगी तो मैं कुछ बनाऊंगा, मैं कैमरा ऐसे ही रख दूंगा उधर, तो कहानी तो चाहिए। कहानी के ऊपर स्क्रीन प्ले बुनते हैं। तो अगर कहानी नहीं है तो आपका स्क्रीन प्ले गलत हो जाएगा, तो स्क्रीन पे इधर उधर भागेगा। लोग बोले स्क्रीन प्ले में जा कहाँ रही है फिल्म, आप कहना क्या चाह रहे हो, क्योंकि उसके बाद कहानी नहीं है। तो ऑडियंस पूछने लगती है, मुझे समझ नहीं आया ये क्या कहना चाह रहा है। और कहीं कहीं बहुत थिन कहानी होती है, छोटी होती है, पर कहानी ऐसी होनी चाहिए कि आप 2-3 घंटे में इंटरेस्टिंग, फिर उसका स्क्रीन प्ले बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले होता है। उस कहानी को आप स्क्रीन में कैसे दिखाओगे, उसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं। उसके बाद डायलॉग राइटिंग आती है। तो आपने जो लिखा है, जिसके थ्रू आप कहानी लेके जा रहे हो, वो भी करेक्ट एकदम। अब आपके डायलॉग नहीं गलते तो आपकी कहानी यहाँ चली जाएगी, आप बोल कुछ रहे हो, लोग समझ कुछ और रहे। तो ये तीनों चीज़ों को संभालना पड़ता है। तो ये अगर तीनों चीज़ें आपके हाथ में हैं, फिर इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जब आपने जोरा की प्लानिंग की तो जो आपकी कहानी थी वो कहाँ से मिली थी, उसका बीज कहानी क्या मैंने था? लिखी, ये मैं लिखता हूँ। हाँ, तो दिमाग में कहाँ से आ रहा, क्या कोई घटनाक्रम था, क्या था वो? ये वही कहानी, ये ऐसे ही है जैसे आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर को बोला कि गाना है, बहुत अच्छा लगा, ये आपने ये गाना इसकी धुन कब लिखी, तो वो पता नहीं क्या बोलेगा जब मैं शावर में था मैंने लिखी, या वो बोल देगा नींद में आया मुझे, मैंने गा रहा था अपने आप। तो ये ऊपर वाला आपको कब वो थॉट देता है मुझे नहीं पता, और ये थॉट इमीडिएटली नहीं आता है, अभी कहीं वेगली थॉट आएगा ऐसे कहीं, फिर मैं उसको पकड़ रहा हूँ, मैं भूल गया, फिर एक दिन वही थॉट कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आता है, फिर लगता है यार, क्योंकि आप अंदर से कहानी लिख रहे हो, बिकॉज आप डायरेक्टर राइटर हो, तो आपका दिमाग तो चल रहा है और आपके पास अभी कहानी नहीं है। या तो अभी मैं जैसे दीवार बना रहा हूँ, ओके, बनाऊंगा, बना नहीं रहा हूँ, सॉरी मेरे शब्द गलत बोल दिए, कि बनाने की इच्छा है। अगर मान लो मैंने दीवार बनाई तो उसकी एक कहानी है, दीवार पूरी दुनिया ने लिखी हुई, तो मैंने अपने आप से कहा मेरे को टाइटल दीवार चाहिए, उसकी थोड़ी सी आत्मा चाहिए कि 2 भाई हैं, खत्म, मुझे वो कहानी नहीं चाहिए, कहानी नहीं चाहिए। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उसका एक सोल ले रहा हूँ, एक टाइटल और 2 भाई, ठीक है, हाँ मैंने लिखी है, वो मेरी बेस्ट कहानी। तो वो मेरे को बहुत सोचना पड़ा, 3 साल में लगातार, रोज़ तो आप नहीं सोचते, अब तंग हो जाते। तो आज मेरा मूड है तो मैंने बोला इसके बारे में थोड़ा सोच विचार किया। फिर कई दिन आप ऐसे कार में ट्रैवल कर रहे हो, प्लेन में हो, कहीं बैठे हो, कहीं ऐसे घर में हो, अकेले हो, तो आपने सोच लिया, करते करते उसको बुनना पड़ता है। फिर सडनली क्या होता है, एक आदमी बोलता है अरे तेरे पास दीवार की कहानी है, तो मैं बोलूँगा हाँ है, तो सुना। तो जब मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आधे आइडिया तो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मैंने लिखे ही नहीं है, तो एक फ्लो में निकलती है कहानी। वैसे ही मैं कभी कभी विज्जू को पियानो पर बोलता है गाना बना, अच्छा कैसा है, सिचुएशन है क्या है, तो कुछ नोट्स ऐसे कर रहे हैं, पर मेरे को ये 4 नोट बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर, ये वाले या ये वाले या ये वाले, अच्छा तो आंखें बंद करें, अच्छा ये सुन, अभी उसने उस वक्त सोचा है अच्छा ये सुन, कहाँ से आता है, दिस इज भगवान की देन है। ये क्रिएटिव जिसको हम बोलते हैं ना, ये क्रिएटिविटी किसको बोलते हैं,
क्रिएटिविटी एक बहुत ही छाया है, एक मतलब उसका कोई रूप नहीं है। क्रिएटिविटी को अगर आप वर्णन करोगे भाई क्रिएटिविटी क्या है, जैसे राहु केतु प्लैनेट नहीं है, वो एक शैडो प्लैनेट बोलते हैं राहु केतु को, तो ये भी एक सिर्फ एक ऐसा इनविजिबल है क्रिएटिविटी, विजिबल नहीं है। तो ये जो क्रिएटिविटी होती है दिमाग में होती है, और कब जागती है और कब सोती है किसी को पता नहीं। अभी मेरी क्रिएटिविटी गलत चली गई तो मैं गलत स्क्रिप्ट लिख दूंगा और डब्बा बना दूंगा, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी खराब हो गई, क्योंकि आपका दिमाग ठीक नहीं सोच रहा, आपको गलत चीज़ अच्छी लग रही, एंड यू मिस फायर, सब मिस फायर करते हैं। तो दिमाग गलत सोचता है या हम एक खास धर्रे पर फिल्म बनाने की कोशिश करते तब गलत हो जाते हैं? नहीं, कई बार तो दिमाग भी गलत राह पर चल पड़ता है। अच्छा, कि मेरे को लगता है ये सब्जेक्ट चलेगा, ये थॉट चलेगा, पर बाद में जब पिक्चर मानो नहीं चली तो आपको फिर एहसास होता है ये आइडिया जो मैंने सोचा था पता नहीं कब सोचा था, ये एक एक्सपेरिमेंट या ये मेरे को नहीं करना चाहिए था। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर एवरी डायरेक्टर। हम लोग रोज सीखते हैं। अगर मैं कल भगवान करे मैं 90 साल का भी हूँ और पिक्चर बनाऊँ, इतना तो नहीं जीऊँगा, पर अगर मान लो मैं 90 साल का हूँ तो भी मुझे कुछ ना कुछ उस टाइम भी मैं ऐसा थॉट सोच सकता हूँ जो आज से बेटर हो, क्योंकि उसके साथ एज का कुछ लेना देना नहीं। तो आई कैन गिव अ सिक्सर देन ऑल्सो, पर उस टाइम आपका माइंड कितना फर्टाइल है। अगर आपको स्ट्रोक हो गया, बीमार पड़ गए तो ब्रेन सेल तो गए, पर अगर आपका माइंड एक्टिव है तो इसमें कोई रुकावट नहीं। अब कभी भी कोई भी थॉट आता है, और कभी कभी बैठे बैठे कहीं भी आ जाता है, और ये गानों के साथ होता है, स्क्रिप्ट के साथ। पेंटर्स भी ऐसे करते हैं कि आज पेंटिंग बनानी है, उनको पता होता है क्या है। तो एक दिस इज कहते हैं भगवान का देन, गॉड गिवन गिफ्ट। तो वो जो गॉड गिवन गिफ्ट है वो आदमी के साथ ज़िंदगी भर जब तक वो मरता नहीं रहती है, बिकॉज भगवान ने वो गिफ्ट उस ब्रेन को दी हुई है या आत्मा को दी हुई है। अब आप एक तरह से सोचेंगे, मैं आपको बोलूँ फिल्म बना, आपका अपना अंदाज होगा, मेरा अपना अंदाज होगा, तो किसी का अंदाज जो चल गया उसको लोगों ने बोल दिया ये क्रिएटिव है, जिसका नहीं चला वो क्रिएटिव नहीं है। यही है। जोरा को लेकर के आप 10 साल से काम कर रहे थे। हाँ। तो जो 10 साल में किस ढंग से प्रोग्रेस हो रही थी, क्या 10 साल से जोरा पर? हाँ। नहीं, जोरा में मैंने काम एक्चुअली स्टार्ट किया सोचने का कि फिल्म बनाऊं 2016 में। अच्छा, कि फिल्म बनाऊं, फिर इसका मैंने एक्चुअली रियल वर्क स्टार्ट किया 2018 में। तो 2016 में मैंने 6-7 कहानियां मन में बैठाई, फिर और इसका स्टार्ट किया मैंने अराउंड दैट टाइम। पर उस टाइम मेरे माइंड में आई थिंक एक और फिल्म थी, एक हीरोइन ओरिएंटेड कहानी थी। तो मैं 3-4 लड़कियों को मिला भी, वो ये नहीं थी, कुछ और ही कहानी थी। तो फिर वो मैंने सोचा छोड़ दो इसको। फिर मैं आ गया ये मर्डर मिस्ट्री में। मेरे को ये बहुत अच्छा थॉट आया है। अभी पता होगा तो सस्पेंस खुल जाएगा। ठीक है। हाँ, तो वो आप जब पिक्चर देखोगे तो आपको जो एंड में झटका आएगा ना, तो वो मेरा थॉट आया कि यार ये अगर ऐसे एंड हो तो फिल्म कैसे लोगों को लगेगी ना। मुझे पसंद नहीं कि डिप्रेसिंग फिल्म बना दो कि लोग सिरदर्द ले काम छोड़ के पिक्चर देखने आते हैं, और उनको ऐसी पिक्चर बनाओ कि वापस डॉक्टर के पास भागना पड़े कि कुछ डॉक्टर साहब को दवा दो, हमको सिर दर्द हो रहा है। तो सबकी दुखी कहानी लाइफ की, सब दुखी हैं। तो मैं उस पर नहीं मानता कि सेंसिबल फिल्म चलेगी। जो एक पढ़े लिखे क्रिटिक है जो बोलते हैं ये फिल्म अच्छी है, फिल्म बुरी है, उनको ऑडियंस का नहीं पता, उनके ऑडियंस का हालात का नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि एंटरटेनमेंट क्या है। वो उनको जो एंटरटेनिंग लगती है उनको लगता है सबको लगती है, तो सबको नहीं लगती, बिकॉज दे आर नॉट द ऑडियंस। ये समझने वाली बात। तो सबसे पहले ये समझना होता है कि आपकी ऑडियंस है क्या। आप समझ रहे हो ऑडियंस को, तो ऑडियंस हर प्रकार की होती है, तो उस पर आपको जनरलाइज करके हाँ ये सबको पसंद आई। तो उसमें कई बार क्रिटिक्स भी पसंद करते हैं, कई बार नहीं करते, पर ऑडियंस आपकी वही होती है जो इंडियन ऑडियंस है, जिसको आप जो मर्जी नाम दे दो, जो मासेस कह लो या आप जो आपको बोलना है। वैसे ज़्यादा करके तो हमारी कंट्री थोड़ी गरीब है, तो सब तो रिच नहीं है, मिडिल क्लास भी ज़्यादा है, और गरीबी आज भी है। अब लोग बोले नहीं हम लोग 3rd कंट्री वर्ल्ड में, वो हम हैं। मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनको बहुत लुकअप करता हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी साहब, बट
जो कंट्री की हालत है वो भी एक दिन में कैसे ठीक करेंगे? सही बात तो है। ऐसे थोड़ी ना ये हो गया एक ऐसी चुटकी की और सबके पास पैसे आ गए। तो बेसिकली हमारा फाउंडेशन जब से अंग्रेज गए हम गरीब रह गए। तो जिनकी एजुकेशन हो गई वो हो गई, गरीबों की भी एजुकेशन हो जाती है, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। पर अगर एजुकेशन हुई है, नहीं तो एक गरीब इंटेलिजेंट है पर उसको एजुकेशन भी ज़रूरी है ना उसके लिए, बिल्कुल तो सही। कुछ बनेगा वो। तो जो भी हमारे आज यूथ है, जो लोग हैं, तो मैं उनको ज़रा सोचता हूँ, मेरे को आज भी पता नहीं क्यों लगता है, अभी तो मेरे ओल्ड हो गया तो मुझे अभी भी लगता है कि जो रियल हमारी ऑडियंस है वो पॉपकॉर्न के लिए 500 रुपया नहीं देना चाहती। कोई नहीं चाहता। हाँ, तो वो रियल ऑडियंस है हमारी। तो वो ऑडियंस, उनको गरीब बुलाना गलत है, तो पैसे तो सबके पास है। आज जो भीख मांगता है उसके पास शायद मेरे से ज़्यादा पैसे हैं। तो वो गरीबी का मतलब ये नहीं कि हम भूखे जा रहे हैं, पर हमारे पास कहने का ये मतलब है कि इंटरनेशनल बैरोमीटर में पर कैपिटा इनकम देखो तो हमारी कम है ना, पर कैपिटा इनकम दूसरे देशों से। और हमारी गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है कि सबके हाथ में कार्ड हो, सबके पास बैंक अकाउंट हो, आधार हो। ट्राई तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो बदलाव तो आ रहा है और आएगा अच्छा। तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा लोग हैं तो क्या करें आज। तो मैं उनको माइंड में रखता हूँ। ये तो आपने 6-7 कहानियाँ जो सोची 2016 में, जब आपने 2018 में काम शुरू किया तो जोरा पर आकर क्यों अटके? क्योंकि उसमें बजट की जरूरत नहीं थी। अच्छा। इट इज कॉल्ड जीरो बजट फिल्म। जीरो समझते हैं आप? तो अंडा तो मेरे को बहुत पसंद आ गई कहानी, क्योंकि मैंने अपने आप को चैलेंज में डाला कि अभी बहुत खर्चा कर लिया, डैडी के साथ बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बना ली, अब वो फिल्म बनाओ जो एक आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, वो 18-20 साल का है, और उसको सडनली एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई उसको 1-2 करोड़ देता है, बोलता है चल तू इंटेलिजेंट है बना के दिखा, और उसके ऊपर रिस्क लेता है। तो मैंने अपने ऊपर रिस्क ले लिया। अच्छा। और अपने आप से कहा अच्छा मैं रियली अच्छा डायरेक्टर हूँ। देखो मैं सबको कह रहा हूँ, अगर मैं हूँ तो मेरे को 2 करोड़ में हिट करना। सब बोलते हैं राजीव तुम तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हो, मैं बोलता रियली, अच्छा चलो देखते हैं। तो मुझे ये चैलेंज अच्छा लगता है कि अगर ये नहीं चलती फिल्म तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ही चलानी है फिल्म 2 करोड़ वाली। तो इस चैलेंज में जीत हासिल करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? क्या कदम? सबसे पहले तो मैंने सब नई स्टार कास्ट ली, जो पैसे नहीं देने पड़ते, स्टार्स को पैसे देने पड़ते। नए एक्टर जो जिनको काम नहीं मिल रहा वो पैसे क्यों मांगेंगे? वो तो खाना बोलेंगे खाना मिल गया बहुत है, हमको तो काम मिल रहा है, हम तो कुछ बन सकते हैं। तो ये मेरे को पता है क्योंकि पूरी ज़िंदगी एक्टर को ही मिलता है, छोटे बड़े जैसे भी है। तो फिर मैंने ये सोचा कि सबसे पहले कास्ट से स्टार्ट करो, फिर एक लोकेशन में बनाओ। मेरे को 60 डेज चाहिए और 4-5 कैमरे चाहिए, तो वो मेरे को बजट में डालने। और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेजिटेरियन खाना सर्व किया, पर बहुत अच्छा। पर उस पर हर आदमी के ऊपर दिन का 100 रुपया बचता है, तो बहुत होता है 60 डेज में। तो मुझे पता था और मेरे को करना भी वैसे था, तो उसमें भी बजट जैसे कम हो, मैंने बजट अच्छी तरह कम किया। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप पिक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कहानी को नहीं आप ख़राब कर सकते। मैं आज बोलूँ मेरे पास बजट नहीं था तो मेरी फिल्म बहुत ख़राब बनी, तो ये झूठ है। अच्छा। जितना फिल्म की ज़रूरत थी उतना बजट है, इस फिल्म को ज़रूरत नहीं थी। ये आपने जो पूछा उसका सवाल, जिस तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मैं रोज़ सोचूं क्या इस फिल्म को ज़रूरत है, क्या मैं प्लेन उड़ा दूं, क्या मैं गाड़ी उड़ा दूं, क्या मैं ऐसा एक्शन कर दूं, क्या मेरे को राजमहल ताजमहल चाहिए, क्या मेरे को ये चाहिए, क्या ये है। तो मैंने अपने आप से 1000 सवाल पूछे जहाँ खर्चे होते प्रोडक्शन में, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे को लगा ये एकदम मेरे लिए फिट कहानी, क्योंकि मैं अपनी कहानी ठीक तरह बोल सकता हूँ ना जी, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता कहानी में। तो ये हुआ। तो आपको लगता है कि जितनी फिल्में बन रही हैं 400 करोड़ या 500 करोड़, उन सब में उतने खर्च की ज़रूरत महसूस होती है? आपने तमाम फिल्में देखी होंगी। देखो फिल्म हिट फिल्म में, बड़े कैनवस की फिल्म में ज़रूरत है बड़ी फिल्म बनाने की, ऑडियंस को बड़ी फिल्म देखनी। जस्ट बिकॉज मैंने छोटी बनाई इसका कोई मतलब नहीं। ऑडियंस सबसे पहले एक वॉन्ट्स टू सी बहुत बड़ा कैनवस, बहुत बड़े एक्टर्स, बहुत स्टार्स, और बहुत जैसे बाहुबली बनी थी या RRR या इवन काल्की
या जो साउथ वाले बनाने लग गए, और हम भी बनाते हैं, आदित्य चोपड़ा साहब बनाते, कोशिश में लगे, करण जौहर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे बहुत है, विद्यु विनोद चोपड़ा नाम नहीं है। अभी राजकुमार हिरानी ने बड़ी पिक्चरें बनाई हैं, उनका स्केल देखो आप पिक्चर का। सर आपने भी बनाई है? मैंने बनाई, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिक्चर मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोग इसलिए कर रहे हैं, मैं तो कर ही रहा था, लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक करेक्ट वे फिल्म को चलाने का। मेरे को भी गरीब पिक्चर नहीं दिखी, कोई मेरे को बोलेगा ऐसे, तो पिक्चर देखनी होती है यार, वो अमेरिकन पिक्चर लगे, क्या बनाई है उस डायरेक्टर ने। तो सबसे पहले आप जब देखोगे विजुअल, उसके शॉट्स, तो दिल खुश हो जाता है। पर आपको कहानी भी चाहिए। तो प्रॉब्लम यह होती है, कहानी मार खा जाती है। आपको कैनवस तो चाहिए, पर हो क्या गया है कि लोग पेपर वर्क ठीक नहीं कर रहे, ये गलती हो रही है। पैसा आ रहा है और पूरा पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप कई बार स्टार्स को ज़्यादा दे देते हो, कई बार अंदर आपको पैसा लोगों को देना पड़ता है। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं दिया है, पर जो सुनने में आता है कि जो ये खिलाना पिलाना होता है, ये बहुत गलत काम है। तो वो पिक्चर में आपको दिखेगा ही नहीं। लोगों को कट्स दे दो, अब कॉर्पोरेट वाले बैठे हुए, मुझे तो कुछ पता नहीं। अगर मेरे को आज कॉर्पोरेट वालों के साथ बैठ के फिल्म बनानी हो जिस वजह से मैं बनाना चाहता हूँ और मैं नहीं बना पाता, मैं नहीं बनाऊंगा। अगर वो आ भी गए ये पर मेरे को अगर उनके टर्म्स कंडीशन नहीं अच्छे लगे, मेरे को नहीं, कोई ज़रूरत नहीं काम करने की। मैंने कर लिया काम, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं जीने के लिए, तो मेरे को वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बिकॉज ये क्या बोलेंगे, वो एक्टर ले आओ, तो शायद ठीक भी हो, पैसा भी दे देंगे। सर मैं कॉर्पोरेट पर आगे आते हैं, पहले जोरों पर बात करते हैं कि जब आपने नए कलाकारों की बात सोची है तो उनका सिलेक्शन कहाँ से किया था? क्या ये था कि कुछ काम कर चुके हैं और पहचान नहीं बन पाई, उनको लेना है, क्या सोच थी? नहीं, मैंने तो नई कास्ट की, राशिद रंगरेज को बोला भाई 1 साल है तो ढूंढ लड़, तो उससे कास्टिंग डायरेक्टर्स फ़ोन किए, मैं सबको मिला और वक्त लगा, ऐड में किया। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत फैंटास्टिक कास्टिंग कर ली है ये। अब वो चलेगी पिक्चर तो सब अच्छे लगेंगे, सही बात। अब वो पिक्चर नहीं चलेगी तो सब खराब लगेंगे। तो वो ये मैं इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कास्टिंग की और अच्छा टैलेंट दिया, सब एक्टर्स हैं, सब ने बहुत बेखूबी काम किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन ये जो आपने इससे पहले सवाल पूछा था कि ये जो पिक्चरें 400-500 करोड़ की बन रही हैं, क्या ये ठीक है, क्या बननी चाहिए, क्या ये ठीक है, लेकिन उसमें वेस्टेज बहुत हो रही है। बड़ी फिल्म चलती है ये 100%। तो अगर मैं ये जो यहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब छोटी बात, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पिक्चर का मैं ये केस स्टडी कर रहा हूँ। भाई जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं और ये फिल्म देखते हैं, कल को ये ठीक गई तो उनको लगेगा भाई हम भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। हम ज़रूरी नहीं कि पैसे चाहिए, और पैसों की ज़रूरत बहुत होती है अच्छी फिल्म की। करेक्ट। आपको अगर मेरे को कोई अच्छा बजट मिले, मैं तो बहुत खूब अच्छी पिक्चर बना सकता, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता। और पैसे के बगैर तो काम नहीं होता है, और आपको स्टार वैल्यू भी चाहिए और अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम भी चाहिए, वही लोग देखना चाहते हैं, वही मेरे पिताजी करते थे। तो जो सब मेरे पिताजी ने सिखाया है, तो वो तो मैं उल्टा तो नहीं बोल सकता कि उन्होंने मेरे को यही सिखाया, बड़ी कास्ट ले, बजट मत बना, लैविश फिल्म बना, अच्छी स्टोरी ले। ये स्टोरी का थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लम आ गया, और एडिटिंग का प्रॉब्लम आ गया आज के टाइम में। दूसरी प्रॉब्लम सर आपको ये नहीं लगता कि जिन आर्टिस्टों को हाँ एक उनकी क्षमता के अनुसार जो पेमेंट मिलनी चाहिए, स्टूडियो सिस्टम या कॉर्पोरेट करने पर उनको पेमेंट जो है उससे कई गुना ज़्यादा दिया जा रहा है बेवजह? अभी कॉर्पोरेट ने क्या चेक काटा किसके लिए, ये तो हम सब ने सुना है। हाँ, हो सकता है उनको नहीं दे रहे हैं, हो सकता है दे रहे हैं। अगर तो ये दे रहे हैं ज़्यादा पैसे तो गलत है, जो कि मुझे भी लगता है शायद ये गलती हो रही है, और एक्टर्स भी मांग रहे हैं, क्योंकि रोज सुनने में आता है। अब जो चीज़ सर सुनने में आती है उसकी सच्चाई क्या कुछ और हो तो मैं तो झूठा निकल आऊँगा, सही बात। तो ये बोल नहीं सकता। तो अगर ऐसा हो रहा है और एक्टर्स आर बीइंग ओवर पेड, तो आपका बजट खराब हो रहा है। तो जहाँ पैसे जा रहे हैं वहाँ नहीं जा रहे फिल्म मेकिंग, फिल्म की प्रोडक्शन, तो फिल्म नहीं अच्छी बनी। अगर ये हो रहा है फिल्म अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि आपका कॉस्ट प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लगना चाहिए था इतना है, पर अभी इतना है, तो इतने की फिल्म बनेगी ना जी। और आप ऑडियंस को बोल रहे हैं इतने में फिल्म बनी, और बनी इतने में क्योंकि दूसरे एक्टर ले गए, तो उतने में फिल्म कैसे अच्छी बनी उस कैनवस में?
एक चीज़ और आपने अभी थोड़ी बार कही कि जो नई पीढ़ी के डायरेक्टर्स आ रहे हैं वो यंग जनरेशन को ध्यान में रख के फिल्म बना रहे हैं। हाँ आपने पिछले 20 साल में जितनी फिल्में देखी होंगी, हाँ। 80% फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। या ऐसा क्यों हुआ यार? वो उनकी सोच सही थी या वो सही ढंग से अपने देखो, धर्म पर थे? जो पिक्चरें फ्लॉप होती हैं वो सिर्फ बजट के ऊपर होती है। अच्छा। अच्छी बुरी फिल्म नहीं होती। अगर आपने 2 करोड़ में बनाई हो, 10 किया हो, बहुत बुरी फिल्म है, वो ब्लॉकबस्टर। तो ये जो आप सुनते आ रहे हैं कि पिक्चरें नहीं चल रही, इसका मतलब ये है कि उस पिक्चर ने पैसे कवर नहीं किए। ये नहीं है कि बुरा है, अच्छा पिक्चर तो सारी अच्छी है जो मैं देखता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं अच्छापन तो हर फिल्म में होता है, डायरेक्टर ने कुछ तो सोच के बनाया है, पर क्योंकि इन पिक्चरों का बजट गलत हो गया है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। दे गेट डिक्लेयर्ड इन द इंडस्ट्री, उनको थप्पा लग जाता है फ्लॉप का। अगर वही पिक्चर आधे बजट में होती है, 20% बजट, वो सुपर हिट होती है वही फिल्म। तो ये जो आप कह रहे हो रहा है बजट की गलतियाँ हो रही हैं, और जो मैं कह रहा हूँ जो गलतियाँ हो रही हैं वो थोड़ी सी स्क्रिप्ट बजट की तो हो रही हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट लेवल पर भी हो रही हैं। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कॉर्पोरेट जहाँ वो पूछता है कि डायरेक्टर से भाई आप किस कलाकार को लेके आओगे, तो वहाँ स्क्रिप्ट तो मायने नहीं रखती ना। नॉर्मली कैसे होता है सर जी, ये जो कॉर्पोरेट के बाद आप जाते हो स्क्रिप्ट लेके, तो अब एक्टर को जोड़ के जाते हो, तो स्क्रिप्ट का कोई मायने नहीं। तो अभी मैंने एक स्क्रिप्ट मेरे पास है, तो मैं किसी का पैसे लेने गया 400 करोड़, 200, 300, 100 करोड़, तो मैं बोलूँगा भाई ये मेरी स्क्रिप्ट आप पढ़िए और इसके साथ ये मेरे पास ये एक्टर है जो करने वाला है, ये इसने ओके किया, हाँ वो खुश रहता। या तो उसको एक्टर पसंद है या नहीं, बोला एक्टर ने हाँ बोल दी, खत्म। फिर कौन स्क्रिप्ट पढ़ेगा अभी तो नाम के लिए पढ़ते हैं। वैसे लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, कोशिश तो यही है, लोग मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे सारा ब्रेन मेरे पास है पर जो लोग बोलते हैं करते हैं उनको भी काम आता है। तो ये नहीं है, तो ठीक है, वो भी उनको लगता है वो ठीक कर रहे हैं काम। पर मेरी ये थिंकिंग है, क्योंकि मैं हर फिल्म देखता हूँ कि स्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है फिल्मों में, थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि कहानी गलत है, और थोड़ा सा एडिटिंग लूज़ कर देते हैं। अच्छा। तो 15-20 मिनट ज़्यादा होता था, लोग फिर फ़ोन पर आ जाते, और उसकी वजह से कई फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। पिक्चर में कई, मैंने नाम नहीं लूँगा, फिल्म देखी तो मैं जब अपने दोस्त के साथ देखता हूँ, बोले अगर इसमें से 20 मिनट आप काट दो ना, ये सुपर हिट फिल्म। ये बहुत होता है क्योंकि एडिटिंग किसी ने सीखी नहीं ठीक तरह। लोग एक्चुअली पता नहीं एडिटिंग होती क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिल्म मेकिंग में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस एडिटिंग। तो ये ऐसी चीज़ें पहले सबको पता था। तो ये जो अभी बदलाव आया ना, वो थोड़ा सा एक्टरों की तरफ, बजट की तरफ बड़ा बना वहाँ घुस गया। चलिए सर, आपकी जोरा की बात करते हैं। जोरा को आपने जयपुर में ही फिल्माने की क्यों सोची, कोई दूसरी जगह क्यों नहीं हुई? बजट, आप ट्रैवल करोगे वो बजट डबल होगा, फिर आपको ट्रेन प्लेन में घुसना है, फिर आपको नया होटल ढूंढना है, यहाँ आप सेट हो गए, फिर सेटिंग में 5-6 दिन वेस्ट होते हैं, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएंगे। तो आपको डेज में रुकावट नहीं लानी थी, क्योंकि संडे तो कोई होता नहीं। तो अगर आप ऐसी ब्रेक दे दोगे, वो खर्चा तो फिल्म में जाएगा ना शूटिंग डे का। तो सब लोग यही पसंद करते, एक जगह जाओ खत्म कर। नहीं, तो आपने जयपुर क्यों चुना था? हाँ, वो मैंने बहुत जगह सोची, नैनीताल सोचा, उत्तर प्रदेश सोचा, उत्तराखंड सोचा, देहरादून भी सोचा। एक बार हम लोगों ने हरियाणा सोचा, वहाँ से सब्सिडी मिल रही थी, उत्तर प्रदेश से सब्सिडी मिल रही थी, पंजाब भी सोचा था। पर ये सोचा था, कुछ लोग मेरे को कह रहे थे कि भोपाल चले जाओ, मध्य प्रदेश से सब्सिडी मिलती है, तो मैं उधर नहीं गया। तो मैं ये इस बेल्ट में था, उत्तर प्रदेश के आसपास की जो स्टेट्स आज हैं, और मैं सोच रहा था कि ये थोड़े से अच्छी लुक मिलेगी, क्योंकि हाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। फिर मैंने राशिद जी को पूछा, मैं बोला आप अगर हम राजस्थान जाएं तो वहाँ सब्सिडी अभी नहीं, अभी हो गई है, उस टाइम सब्सिडी नहीं थी, तो क्या पिक्चर महंगी हो जाएगी? तो बोलता है नहीं, सिर्फ सब्सिडी नहीं मिलेगी, मेरा वहाँ अच्छे कॉन्टैक्ट्स, मैं उसको बजट में ला सकता हूँ। तो मैं बोला राजस्थान से तो बेहतर कोई स्टेट ही नहीं है, लोग कोई है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट जगह है वो, इंडिया तो भूल जाओ। तो मैं बोला कहीं भी आप कैमरा रखो तो आपको एंगल क्या क्या मिलते हैं। तो मैंने बोला मैंने एक बार गुप्त का गाना वहाँ किया था, मैंने जैसलमेर में, तो मैंने बस एक ही बार शायद किया, राजस्थान ज़्यादा काम नहीं किया। तो
मैंने बोला मेरा बड़ा दिल है कि मैं पिक्चरें देखता हूँ और राजस्थान देखता हूँ, मेरा बड़ा मन है कि यार एज अ डायरेक्टर यहाँ करूँ। और जो मेरा एक मर्डर बैकड्रॉप है और ये राजस्थान का जो एक कल्चर है जो सामने आता है ना, वो बहुत सुंदर है। तो पर मैं सारा तो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक ही जगह था। तो जितना मेरे से हो सका मैंने किया। हवेलियाँ चाहिए थी मुझे, करेक्ट। तो अगर मैं यूपी में भी करता वहाँ भी हवेली ढूंढ रहा था। तो मैं बोला ये तो है ही, या तो हवेलियाँ हैं ही खाली पड़ी हुई। खाली पड़ी। तो मेरे को बहुत सूट होता है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं हर फिल्म वहीं बनाऊँ। मेरे लिए वो एक प्रॉपर सेट बन गया। आपकी बाकी फिल्मों में गाने काफ़ी अच्छे हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर। यहाँ इस फिल्म में गाने के नाम पे कुछ नहीं है ऐसा। अगेन पहली कहानी क्या है, इधर कहानी में उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं। दूसरी तो खाम खा का भी गाना डाल दूँ, लोग बोलते हैं एक आध गाना होना चाहिए, तो उसका खर्चा फिल्म के बजट से ज़्यादा होगा। तो गाना सस्ता नहीं, अगर आपको गाना डालना तो अच्छी तरह पिक्चराइज करना है, डांस वांस जो भी, सही बात है। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बोला ये सब कहानी मेरी रुकावट आएगी कहानी के बीच में, खाम खा का गाना आएगा, लोग भी तंग हो गए, सब फ़ोन देखेंगे। तो गाने है नहीं, तो मेरा मन नहीं किया गाने को, ज़रूरत नहीं, स्क्रिप्ट पे ज़रूरत नहीं। आपके पिताजी बजट बचता है, मेन थिंग बजट, मेन चीज। हाँ बोलिए, सॉरी। तो आपको लगता है कि बजट के कारण बहुत से समझौते करने पड़ते हैं? क्या बढ़ते हैं? समझौते करने होते हैं। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा ज़्यादा नहीं, फिल्म खराब नहीं होती उससे। अच्छा। अपना जो डायरेक्टर जिसका अनुभव होता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है, जिस डायरेक्टर को काम आता है, उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो कर पाएगा काम। पर जो डिपेंडेंट है कि मैं नहीं कर सकता, कि मैं ये करूँगा तो पिक्चर ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, उससे नहीं होगा तो फिर पिक्चर ख़राब हो जाएगी। तो इस पर आपको कैसे संभालना है कम बजट में कि पिक्चर वही रहे और बल्कि बेटर लगे। कम बजट में कोशिश होती है कि मेरी फिल्म 40 करोड़ की लगे, तो उस पर आपको थोड़ा बहुत अपना जो एक्सपीरियंस है शूटिंग का या लेंसेज का, कैमरेज का। करेक्ट। अभी मेरे क्योंकि एक्टर्स नहीं है तो उतनी बड़ी लगेगी नहीं, कि लोग एक्टर्स देखते तो खुश होते हैं, एक्टर्स नहीं होते तो बोलते हैं क्या है। अगर एक्टर्स नहीं होते तो बोलते हैं तो इससे डिग्रेड फिल्म बनानी। ठीक है भैया, जो बोलना है बोलो, हम नहीं रोकते। बोले ऐसा होता नहीं, आप अच्छी पिक्चर विदाउट स्टार वैल्यू, स्टार फेसेस बना सकते हो। आपने कहा कि बजट कम हो और एक्टर नए हो, छोटे हो तो डिग्रेड हो जाती है, लोग तो कहते हैं, मैं नहीं कहता। नूरी को क्या कहेंगे फिर? कुछ भी नहीं, मेरे को क्या झगड़ा करना है लोगों से। मैं बोला लोगों की थिंकिंग ऐसी, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझे कहा, तो मेरे मन में तो ये बात नहीं आई। तो पर जब फिल्म लगती है ये कोई मायने नहीं रखता लोग क्या बोलते हैं। लोग जो नहीं बोलते, जब फिल्म में आप बैठोगे ना तो फिल्म बोलती है, समझ रहे हो? बजट भी नहीं बोलता। सर मेरा सवाल वही था कि जब नूरी बनी थी, हाँ, उसमें एक्टर तो सारे नहीं थे, सब डायरेक्टर भी वो था जिसने पहली बार डायरेक्ट की थी। दूरी में मैं तो मेन असिस्टेंट था उधर, और मेरे पिताजी का फाइनेंस था। हाँ। मतलब रमेश जी थे मेन, मैं 2-3 असिस्टेंट थे, मैं उनमें से एक था। तो उसमें मैंने अपना काफ़ी हाथ साफ किया उस फिल्म में, और वो फिल्म 10 लाख में बनी। ओके, और 10 लाख निकले अप्सरा थिएटर सिनेमा से शेयर आए। करेक्ट। तो उससे बड़ी तो हिट मुझे लगता है शायद कोई हो ही नहीं होगी। डैडी मेरे को बोलते थे इससे बड़ी राजीव हिट ही नहीं हुई, जो एक थिएटर में से आपके पूरी पैसे निकल आए फिल्म के, एक थिएटर से। तो ऐसा है कि यही मैं कह रहा हूँ कि लो बजट की फिल्म चल सकती है, तो लोग बजट नहीं देखते, हम बात कर रहे हैं। सही। पर जो ऑडियंस में जो बैठा है उधर, उसको फर्क पड़ता है बजट क्या है पिक्चर का। दर्शक क्या देखना चाहता है? वो अच्छी पिक्चर देख रहे थे, ग्रिप्ट स्टोरी। हाँ, खर्चा वर्चा हो तो उसकी आंखों को अच्छा लगता है। हाँ। अब हम बोले अभी मेरे को वैसे दिखाना है विद नो बजट, कोशिश यही करनी। तो दर्शक को क्या है, 2 घंटे आपको ग्रिप करना है, 2 घंटे उसको सीट पर बिठाना है, उसको उसका माइंड ऑक्यूपाई करना है कि कुछ ना करे, देखता रहे। वो बहुत मुश्किल है। दर्शक चाहता है एंटरटेनमेंट। आपने जब पहले फिल्में बनाई, अमिताभ बच्चन के साथ भी काम करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। नहीं, एक ही बार, एक दिन मेरी मीटिंग हुई थी, ऐसा नहीं, एक स्क्रिप्ट थी, मैं लेके क्या गया। उसको कुछ दिलचस्प में बताते हैं? उस टाइम वो काम के मूड में नहीं थे, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, कर भी लेते थे वो, पर वो उनकी कुछ पर्सनल थिंकिंग ऐसी थी कि वो सोच रहे थे अभी मैं क्या करूं अपनी ज़िंदगी के साथ। तो उस बीच में मैं वहाँ आ गया।
तो और मेरी स्क्रिप्ट बहुत ही शानदार थी, बहुत अच्छी थी। तो वो मेरा एक्चुअली ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मन तो सबका होता है अमिताभ बच्चन के साथ एक बार लाइफ में काम करने का, वो मेरा नहीं हुआ सपना पूरा। वो मेरे को ठीक है। तो उसके बाद पापा मेरे को बोलते थे अभी क्या करोगे, मैं अभी सुनील शेट्टी के साथ बनाऊंगा, तो मैं सुनील शेट्टी के साथ बना, मोहरा बना दिया। हाँ, तो ठीक होता है वो, कुछ नहीं, ये होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता है। तो आप उससे आदमी को सैड नहीं होना चाहिए, और यू शुड नॉट फील डिजेक्टेड कि और ऐसे ये सोच के अफसोस करने लगे। जो है ठीक है, अब आपको काम आता है, बनाओ ना यार कुछ। मोहरा में जो गाना है वो आज भी वो गाना लोग याद करते हैं, रविन्द्रनाथ प्रसाद को लेकर के। मोहरा कौन सा, टिप टिप बरसा पानी है, तू चीज़ बड़ी, तू चीज़ बड़ी है, हाँ, दोनों गाने जिसमें आपने गाने कंपोज करवाए थे, सोचा था, आपको लगा था कि ये कालजयी गाने हो जाएंगे? मैंने आई थिंक मैं डायरेक्टर कम हूँ और म्यूज़िक मैंने ज़्यादा दिया, तो मेरे को शायद कुछ लोग गलती से म्यूज़िक डायरेक्टर समझते तो एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, राजीव राय डायरेक्टर, तो एक कमेंट नीचे आता है फैन का, बोलते डायरेक्टर नहीं है म्यूज़िक डायरेक्टर, तुम डायरेक्टर क्यों लिख रहे हो मैं पढ़ा, मैं बोले पागल हो गए। तो ये जो गाने जब बने थे 1% भी नहीं पता था चले, 1% भी नहीं पता, नॉट 1। तो ये कहना कि आपको जब आप गाना बनाते हो तो आपकी कोशिश ये रहती है कि मैं बेस्ट गाना बनाऊं, अच्छा बनाऊं, पर ये चलेगा वो नहीं पता। आप उसके पीछे लग जाते हो कि नहीं, फिर एंड में सुनते हो नहीं, अब इससे बेटर मैं क्या करूं, गाना तो आगे है। वो गाना सुन सुन के मिक्सिंग में, रिकॉर्डिंग में आपके कान पक जाते हैं। करेक्ट। तो वो अच्छा है बुरा आपको समझ ही नहीं आता, तो वो फिर थिंकिंग ही खत्म हो जाती है। फिर आप टेक्निकली देख रहे हो, वो साउंड निकल रहा है, वो हमने एक इंस्ट्रूमेंट डाला था, वो बाहर आया, ये या था, आवाज़ ठीक है, आवाज़ दब तो नहीं गई, उसकी इक्वलाइजेशन ठीक है, इसका ट्रेबल ठीक है, इसका बेस ठीक है, वो टेक्निकल काम में घुस जाते हैं। मिक्सिंग ठीक हुई, 300 ट्रैक होते हैं सर, सही बात। अब 300 ट्रैक को 2 में ला रहे हो, तो हेल ऑफ अ जॉब। तो वो अलग, आपका ध्यान कहीं और है उस वक्त। एक बार धुन बन गई, बख्शी साहब ने लिख दिया, फिर आपने दरवाज़ा बंद, अब हो गया था। अब टेक्निकल जॉब पर जाओ, क्योंकि पहले तो ट्यून बजाई ना, वो 1000 बार सुनी, फिर बख्शी साहब ने सुनाई, फिर 1000 बार सुनी। अब वो गाने में तो आप डेड हो जाते हो जब आप रिकॉर्डिंग करते हो। वो एक आप सिर्फ उसको टेक्निकली ठीक कर रहे हो कि ये साउंड निकालें या ये साउंड डालें या इस साउंड को ऐसे करें, या ये रिदम ठीक है कि नहीं है, इसकी बीट ज़्यादा स्लो तो नहीं होगी, या आपकी ड्रमिंग ठीक है, बेस और होना चाहिए, या आवाज़ में थोड़ा, ये आवाज़ थोड़ी ये हो गई, वो हो गई, 1000 डिस्कशंस होती हैं उसमें आदमी घुस जाता है। कि हम लोग तो जाके कार में नीचे सुनते थे, मिक्स करते थे थिएटर में, ये हो गया एक चल बिज्जू बता चल राजीव, नीचे गाड़ी में मैंने सिस्टम लगाया तो सुनते थे ऐसे, आंखें बंद करके, दरवाजे बंद करके, फिर ऊपर जाते थे, क्या लगा, मतलब इसमें 2 चेंजेस आने चाहिए, कार में सुनते थे। अच्छा। फिर ऊपर जा, क्योंकि सब लोग कार में सुनते हैं, फिर गए चेंजेस किया, अच्छा वापस कार। दिन में एक बार 6 बार तो हम कार में जाते थे, फिर ऊपर सुनते थे, साउंड ठीक निकल रही, जो आदमी रेडियो में सुनेगा उसको कैसा लगेगा, ये बहुत होमवर्क होता है इसमें। आपके पिताजी एग्जीबिटर थे, फाइनेंसर भी थे, फिल्में भी बनाई। वो जो दौर था, आज के दौर में एग्जीबिटर भी कॉर्पोरेट सिस्टम से ही बन गए हैं। ये जो बदलाव है एग्जीबिटर और कॉर्पोरेट्स का, हाँ। देखो एग्जीबिटर्स तो अलग है, एग्जीबिटर्स कम्युनिटी, अब जैसे पीवीआर ने जितने थिएटर्स घेर लिए, हाँ, दैट्स अ कॉर्पोरेशन, बट वो प्रोड्यूसर नहीं है। हाँ। तो जो पिक्चर का जो कॉर्पोरेशन है जिसने फिल्म बनाई है, उसको इस कॉर्पोरेशन के पास जाता है, तो जब इसके पास जाता है उसका कोई मतलब नहीं होता है वो उसकी खटिया खड़ी कर सकता है कॉर्पोरेशन की भी, तो वहाँ कॉर्पोरेशन को चुप रहना पड़ता, क्योंकि दादागिरी होती है थिएटर वालों की। दादागिरी भी गलत वे से नहीं कह रहा हूँ, उनको भी हिट फिल्म चाहिए, वो भी बेचारे फंसे हुए हैं, उनका नुकसान कितना होता है एग्जीबिटर्स का, वो कोई सोचता है क्या, क्योंकि वो मेंटेन करने थिएटर, इतना स्टाफ रखा है, एसी के बिल, ये बिल, फिर उनको पॉपकॉर्न की प्राइस बढ़ानी पड़ती है। तो जो एग्जीबिटर्स होते हैं वो फिल्म के साथ उनका कोई इमोशन नहीं है, नहीं चली आज मैंने फिल्म लगाई, कोई इमोशन नहीं, चल गई, उसको कल बढ़ा देंगे, नहीं चलेगी मंडे को बाहर फेंक देंगे। जहाँ इमोशन नहीं है, सिर्फ बिजनेस है,
वहाँ भी टिकट के दाम भी बहुत हाई है और पॉपकॉर्न के दाम भी उससे ज़्यादा हाई है। या क्या उसमें कोई इनको नहीं, उन्होंने क्या देखा है कि लोग सब बात कर रहे हैं टिकट की, आपको फिल्म देखी तो जब टिकट की प्राइस बहुत होती है तो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि टिकट की प्राइस इतनी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो वो उनकी कोशिश लगी रहती है कि टिकट की प्राइस कम करो कम करो कम करो कम करो। अगर वो पॉपकॉर्न की भी प्राइस कम कर देंगे तो बिजली नहीं होगी थिएटर में तो मतलब अंधेरे में चल रहे उधर ऐसे घूम रहे उधर तैर रहे थिएटर में, तो उनके पास एसी नहीं ऑन कर पाएंगे, तो उनका जो इनकम आ रहा है वो टिकट से नहीं आ रहा है। पर उसमें एक अच्छी चीज क्या है ना, अच्छी चीज ये है कि आपकी मर्जी है ना, पॉपकॉर्न मत लो ना, करेक्ट आपके पास अगर 200 रुपये टिकट लो, घर जाओ खाना खाओ, पर वो आपको कोई आपके सिर पे बंदूक तो नहीं लगाई कि पॉपकॉर्न, अगर पॉपकॉर्न का आप कंप्लेन करते हो दैट इज योर प्रॉब्लम। आप पेट भर के आओ ना, पूरा लंच करके आओ और पिक्चर देखो, और पानी तो अलाउड है अंदर, हाँ 2-2 3-3 बोतलें पानी के ले जाओ, वो नहीं रोक पाएगा, पानी रोक पाएंगे तो वो हो जाता है। पॉपकॉर्न उनका हक है कमाने का, उनको कमाने दो, एक बेचारे फंसे हुए एग्जिबिटर जानबूझ के नहीं कर रहे, उनको भी इस बात का, मैंने बात की कई लोगों से, अच्छा वो खुद ही बहुत दुखी है कि हम ये कर रहे हैं। पॉपकॉर्न एक, मेरे को लगता है उन्होंने ये जो है, अभी आप समोसा खाओ तो इतना ज़्यादा नहीं है, पर पॉपकॉर्न में कुछ ज़्यादा ही है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कम कर लेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ों में तो लोग दूसरी चीज़ें खाएंगे तो आपका ओवरऑल धंधा बढ़ेगा ओवरऑल, तो लोग ये बात, इतने पॉकेट में इतने पैसे हैं ना, वो उतना ही खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। आपने अक्षय कुमार के साथ काम किया। हाँ जी। अक्षय कुमार को लेकर के तमाम लोगों की तमाम शिकायतें रही हैं, आज भी लोग कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अक्षय कुमार, प्रेस में लोग बहुत लिखते हैं कि वो बहुत पैसा ले रहे हैं और लोगों को शिकायत, मैंने किसी को शिकायत करते हुए नहीं देखा है कि वो बोलेंगे तो उनके साथ काम नहीं करेगा वो, तो वो ऐसा कह नहीं पाएंगे। और अगर शिकायत है तो मत लो उसको, अगर वो बोलता है मेरी ये प्राइस है, तो उसने कोई फॉर्स किया आपको पैसे देने के लिए, तो प्रोड्यूसर देता है, कॉर्पोरेट देता है, हाउ वी कैन ब्लेम अक्षय कुमार? सोचो जरा, ध्यान से सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, अक्षय कुमार ज़्यादा लेता है कम लेता है, ये कौन जज करे? ऑडियंस जज करे? ये प्रोड्यूसर को जज करना चाहिए, करेक्ट, कॉर्पोरेट को जज करना चाहिए कि हम ज़्यादा दे रहे हैं कम दे रहे। जो कॉर्पोरेट बोलता है नहीं इसकी ये प्राइस ठीक है, तो लोग क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ अगर ज़्यादा प्राइस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि लोग दे रहे हैं ना। तो अगर प्रोड्यूसर दे रहे हैं, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैं क्यों कंप्लेन करूँ? मैं क्यों बोलूँ अरे अक्षय प्राइस कम कर? वो अगर डबल भी कर देगा लोग देंगे उसको। तो ये एक हवा फैल गई है, क्योंकि पिक्चरें चल नहीं रही उसकी, इतनी चली नहीं। तो लोगों का एक्चुअली क्या कहना है, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी गुड पर्सन। लोगों का ये कहना है कि अक्षय अभी दोस्त ये काम करो जो तुम्हारा हम सुनते आ रहे हैं कि तुम इतना लेते हो, ये करते हो, पिक्चर बजट की वजह से नहीं। देखो, शुरू से आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, पिक्चर बजट की वजह से फेल होती। तो लोगों का भी यही कहना है कि अगर आपका प्राइस का लोड आएगा तो आपकी फिल्म नहीं चलेगी, वो आपको नुकसान देगी। पर हो सकता है वो कट ले रहा है, हो सकता है वो रियल फीस ले भी दे रहा हो, या ऐसे एक्यूज़ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना मैं तो नहीं ठीक समझता, क्योंकि भाई हो सकता है वो कर रहा है। आपने अच्छे से मोहरा के बाद कभी दूसरी फिल्म क्यों नहीं की थी? मोहरा मैं एक बार इससे मेरे को बोला मेरे को काम करना है, तो मैं अमेरिका में था, मेरे उसके साथ एक महीना मीटिंग हुई, पर 3 कहानियाँ सुने, बोलते तीनों करेंगे, पर मैं वो बजट नहीं बैठा पाया। अच्छा, उस टाइम में मुझे लगा कि मैंने बोला कि पैसे में कवर नहीं कर पाऊँ, तो बोला ऐसे कर, उनको छोड़ता नहीं था। पर ठीक है, वो उसकी थिंकिंग है, तो फॉर सम रीज़न वो मेरे थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें नुकसान होने का चांस है, और मेरे को कोई उस टाइम कोई पैसे दे रहा था, मेरे नहीं था। अच्छा, तो मुझे लगा यार मैं ये कर सकता हूँ, चेक भी रेडी है, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे से ज़्यादा मांग रहा था, कम मांग रहा था, जो भी था मैं बजट में नहीं बैठा पाया पिक्चर। तो देने वाला बोलता था मैं सब दे देता हूँ जितना आपको चाहिए, पर मैं बोले वो देने वाला दे देता, अक्षय को मैंने दिया, पर क्या फिल्म कवर करेगी थिएटर में? मेरे ऊपर आ जाता है ना। सही बात है। अगर वो नहीं कवर करेगी, बोलेंगे राजीव राय मेड अ फ्लॉप,
नुकसान, प्रोड्यूसर भी बोलेगा तूने मेरे को नुकसान दिया, मैंने कर दिया, मैंने हाथ ऊपर कर, मैंने बोला आपका नुकसान है, मेरा प्रॉफिट है, ये मेरे को काम नहीं करना। उस दौर में जब आपने अक्षय कुमार के साथ काम किया था, आपने याद है कुछ क्या पैसे दिए होंगे आपने? तो पेपरों में तो लिख दिया है 4-5 लाख। नहीं, उन दिनों में क्या पिक्चर बनती थी 1-8 करोड़ में, 6 बड़ी थी शायद मोहरा, तो जो भी वो लेता था उससे मेरे से 1-2 लाख कह रहा हूँ कम लिए, और मेरे बजट के अनुसार मैंने 1-2 लाख ज़्यादा दे दिए, उसने कम किया, मैंने ज़्यादा किया, तो बीच में ओके हो गया। तो जो उसकी मार्केट प्राइस थी उसने कम किया, और मेरा जो बजट था और भी कम था, तो मैं बोला अभी ऐसे मत करो, कहीं हाफ पे आ जाओ। हाँ, तो अभी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, मैं एक्चुअली क्या कहीं मैंने बोल दिया है, पर मेरे को बाद में लगता है शायद वो फिगर गलत है, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा, पर उन दिनों में फिगर लाखों में ही थी, सबकी थी। ये नहीं कि अक्षय कुमार को मैंने इतना दिया क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर था, तो उसने मेरे को डिस्काउंट दिया होगा 10% यार। हाँ, और क्या, और क्या होता है, 10% मेरे को कम मिले तो आप 10% जोड़ दो, उसकी प्राइस है, खत्म करो ना। सही बात। तो उस टाइम प्राइस थी नहीं। मैं उस आर्टिकल में क्या कह रहा था कि उन दिनों की प्राइसिंग देखो, सही बात, और आज की प्राइसिंग देखो कि कितना इन्फ्लेशन हो गया। मेरा ये आर्ग्यूमेंट ये था, ये नहीं था कि मैंने इतना दिया है, उन्होंने लिख कैसे दिया कि मैंने इतना दिया है। चंकी पांडे के साथ भी कोई फिल्म करते करते रह गए थे, वो थी त्रिदेव, और करनी थी, उसको भी करनी थी, उसको मेरे को लगता है इतनी नहीं करनी थी, उसको वो सॉरी वॉरी तो सुनी नहीं थी। तो वहाँ थोड़ा पैसे का ही अनबन हुआ, और ही वॉज अ स्टार, मुझे लेना था, दोस्ती थी हमकी। तो मैं बोला यार चंकी मेरे बजट में नहीं आ रहा, मैं 20-30 मीटिंग करके मैं थक गया। मैं बोला चंकी अच्छा नहीं लगता, हम ऐसे रोज बात करते हैं, मैं घर आता हूँ, चाय पीता हूँ, तेरी माँ को मिलता हूँ, ये करता हूँ, तो ये फिल्म जाने देते हैं, आगे करेंगे। तो फिर मैंने नसीर को दे लिया, और जब ये पिक्चर ओए ओए गाना वगैरह हिट हुआ, तो इसने मेरे को बोला यार मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो अभी तो मैं करूँगा। मैंने बोला अभी तेरे को फ्री में करना पड़ेगा। अच्छा, मजाक करता। तो मेरा दोस्त था, तो अगर मेरा उसके साथ कुछ होता तो मैं अगली पिक्चर में नहीं डालता ना। सही बात है ना, कुछ था ही नहीं। संजय दत्त के साथ आपके अच्छे दोस्ताना संबंध रहे हैं? जी, संजय दत्त तो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था एक समय में, मतलब हम रोज मिलते थे। आज भी मेरे लिए उसके लिए बहुत प्यार है, शायद उसका भी होगा। और उनके पिताजी के, मेरे फादर के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स थे, मरते टाइम तक दोनों फ्रेंड्स थे, हमारा फैमिली था, रिश्ता था। तो उस टाइम वो थोड़ा बीमार था, और उसको मुझे लगता था कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो मेरे डैडी को भी समझाया, उसको भी समझाया, मुझे लगता है वो समझ भी गए। तो फिर उन हालातों की वजह से ये हुआ, और मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि उसने ठीक किया, क्योंकि उसको 1-8 साल थोड़ा गैप देना था अपने ऊपर, तो थोड़ा सही हो जाए और फिट हो जाए, फिट होता है। कभी कभी आपको किसी ऐसी चीज़ की, कहते हैं ना आदत, जैसे कई लोग होते हैं तंबाकू, पूरा हिंदुस्तान आपको पता है तंबाकू। हाँ। तो अगर आप टाटा हॉस्पिटल में जाओगे रात के 3 बजे, हॉस्पिटल से सड़क पे क्यों होता है कैंसर, मैंने खुद देखा है 3 बजे, मैं तो देख के हैरान। तो कितना कैंसर, ये माउथ कैंसर तंबाकू खाने से, तो आप जाओगे तो तौबा तौबा तौबा। तो ये तो जब आपकी आदत लगती है, तो वो बेचारे कैंसर भी होता है, छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आदत, अभी आपको मान लो चाय की आदत है, या आपको किसी चीज़ की, तो कभी कभी अभी आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी आदत क्या है आज, जिसकी वजह से सारी बीमारियां हो, चीनी। बिल्कुल सही बात है। तो अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि अगर आपको चीनी की आदत है, वो जो ड्रग्स होते जो बच्चे लड़के लेते, ये उससे भी ज़्यादा एडिक्टिव है। ये कोकेन और हेरोइन से कहते 8 गुना ज़्यादा चीनी एडिक्टिव है। सही बात है। तो आप सोचो वो आदत क्या है, और आज पूरी वर्ल्ड जकड़ गई है चीनी के अंदर, फंस गई। तो अगर मेरे को चीनी का शौक है, या खाना खाने के बाद मीठे का शौक है, क्या आप निकाल सकते हो वो आदत? आपको नींद नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसा नहीं कि संजय तो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी गलती नहीं थी। तो जिसको आदत लगती है ना, उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये बहुत गलत वर्ड, ये बहुत गलत हो जाएगा। तो उसको, आपको उसके साथ इमोशन, सिंपैथी रखनी ही होनी चाहिए आपकी। तो खैर वो पुरानी बातें, उस समय में कुछ हो जाता है, वो हो गया उस वक्त, तो मैं नहीं करना चाहता था। और संजय दत्त के साथ फिर उसके बाद
वो बिजी हो गया, मैं बिजी हो गया, तो कोई ऐसी दोस्ती रही नहीं कि कभी कभी मिलते तो गले मिलते हैं। ऐसा नहीं कुछ मेरे को उससे बोला या मैंने कभी प्रेस को कभी कुछ बोला ही नहीं है। अब लोगों को सडनली लोग जाग गए, अरे युद्ध में तो संजय दत्त थे, तो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं बोल देता आपको, पर वो ऐसे मेरा दिल नहीं था कभी उसके साथ काम नहीं करने का, कभी नहीं था। मैं तो आज भी रेडी हूँ उसके साथ काम करने की। आपने जो अजय डायरेक्टर जो फिल्में बनाई, शुरुआत में सारी एक्शन फिल्में थी आपकी, हाँ, और फिर जब आपने रोमांटिक फिल्म बनाई प्यार इश्क और मोहब्बत, हाँ, वो फ्लॉप भी हुई। वो फ्लॉप नहीं हुई, वो एवरेज थी, जिसको आप फ्लॉप कह सकते हो। सब में फ्लॉप हुई थी थोड़ी, उसमें पैसे टूटे थे, पर प्यार इश्क वो ठीक ओके गई थी। तो ऐसा नहीं कि हिट थी, मैं हिट भी नहीं बोल रहा हूँ, पर एक एवरेज वर्ड भी होता है, तो वो पिक्चर, क्योंकि मैं परेशानी में था उस वक्त, इंडिया में भी नहीं था, मेरा माइंड भी, क्रिएटिव माइंड डेड था, थोड़ा सा कम था, और असंभव, तो मैं इसलिए काम गिव अप किया। तो मैं परेशानी में था, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक था और उसको भी ठीक करना था, बीवी भी उसकी वजह से थोड़ी दुखी हो गई थी, चारों माँ बाप बीमार थे, तो एक ऐसा स्पेल आया था उस टाइम में कि मैंने ये रीज़न है छोड़ने का काम। तो फिर मैंने बोला कि मैं ख़राब काम करूँगा। ऐसा नहीं कि मुझे लगता है, मैं आज भी मुझे लगता है मैं रोमांटिक पिक्चर कर सकता हूँ, पर अगर मैंने रोमांटिक पिक्चर की तो उसमें एक्शन बहुत डाला, बहुत। पर मैं हूँ एक्शन डायरेक्टर, मुझे एक्शन करने में मज़ा बहुत आता है, पर एक्शन करने में आज मैं डरता हूँ दो चीज़ों से। एक तो उसका बजट बहुत हाई हो जाता है, एक उस पर चोट आने का थोड़ा सा रिस्क होता है, वो मेरे को पसंद है। पहले मैं केयर कर लेता था, अभी मुझे लगता है यार कुछ हो गया मेरे सेट पर तो फिर मैं कैसे जीऊँगा, तो वो अभी मैं थोड़ा भागता हूँ एक्शन से। लेकिन उस वक्त सुरक्षा के साधन नहीं थे, अब तो तमाम साधन हो गए हैं उस सुरक्षा के। जो भी आप बोलो यार, एक्शन होता है। अभी मैं ऐसे ही बोलूँ, उसको ऐसे फेक मुक्का मारो, गलत लग गया तो आदमी उड़ सकता है, तो एक्शन ही होता है। अब आप पढ़ते नहीं हो टॉम क्रूज ने क्या किया, सब सुविधा तो है ना, हाँ। सब चीज़ें हैं, वो प्लेन में लटक रहा है, मरा है क्या? तो पहले कौन लटकता था? तो वो तो जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, सुविधा, राइट, वो है, पर उससे क्या हेल्प होगी? तो रिस्क नहीं होगा। मैं अगर डायरेक्ट करूँ, मैं नहीं करूँ, कल को हो गया कुछ तो वो जो डेथ होगी मेरे सिर पर आएगी। मेरे को ये नहीं चाहिए पिक्चर, मतलब हम फिल्म बना रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए और कोई हादसा हो गया तो मेरी तो ये ज़िंदगी खराब हो जाएगी पूरी। तो अभी तो मैं एक्शन से मैं करता भी बहुत बहुत सेफली करता हूँ, और ब्लू मैट कर लो, ये कर लो, इसमें ये 10 बार खुद देखता हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, कहीं चोट नहीं आनी चाहिए, इतना ज़्यादा कट भी नहीं आना चाहिए। कभी कभी आता है, ऐसा नहीं कह रहा, पर 99% मैंने सेफ गार्ड किया है, तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है। एक्शन मास्टर भी ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि लोग ध्यान नहीं, एक्टर भी ध्यान रखता है, पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है एक्शन पिक्चर। तो क्या इसी कारण जोरा को सस्पेंस पर ज़्यादा ध्यान दिया? जोरा को सस्पेंस ज़्यादा है, मर्डर्स एक्शन थोड़ा सा है, थ्रिलर है, इसको आप थ्रिलर भी बुला सकते हो, इसको आप मर्डर मिस्ट्री बुला सकते हो, इसको आप हू डन इट बोलते हैं इंग्लिश में, किसने किया वो बुला सकते हो, कई नाम दे सकते हो, और है वो उसी जॉनर की है। पर अगर आप मर्डर मिस्ट्री बनाते हो उसमें एक्शन आ जाता है। सही बात है। आपने अपने पिताजी के साथ काम करते बहुत कुछ सीखा, हाँ, आपने उनसे ऐसी कौन सी एक बात सीखी थी जो आज तक आप भूलना नहीं चाहते? उन्होंने मुझे ये कहा था कि ज़िंदगी में कभी भी फिल्म बनाओ तो प्रॉफिट मत गिनो कि कितना पैसा बनेगा, पहले ये सोचो करने से पहले कि मेरा नुकसान क्या है, इसमें नुकसान गिनो। अच्छा। नुकसान होने वाला है, क्यों? क्योंकि वो ये एक सट्टा है, गैम्बलिंग है। तो हम लोग, मैं कभी डैडी से पूछा था, वहाँ डार्बी होती थी बॉम्बे में, तो मैंने बोला पापा हम लोग महालक्ष्मी जाते थे रेसेस से साल में एक बार, वो भी बंद कर दिया। दिवाली में कभी ताश नहीं खेली, तो कभी कभी दिवाली आती थी, मैंने बोला डैडी अब सब ताश खेलते हैं, अब कभी खेली? बोलता है जो मैं बिजनेस में हूँ बेटे, ये रोज ताश खेलनी पड़ती है, इसमें ये रोज का सट्टा है, रोज का हॉर्स रेसिंग है। तो ये जब हम ऐसी लाइन में है कि गैम्बलिंग लाइन है एक्चुअली, तो आप मेरे को बोलोगे ना कसिनो में जाओ, मेरे को कोई थ्रिल नहीं मिलता कसिनो में जाके, कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी मैं रिस्क लेके बैठा हूँ। अभी मेरे 5 दिन में पिक्चर लगेगी,
मुझे क्या पता कितने करोड़ साफ हो गए। आपके पिताजी दर्शक को कैसे पहचानते थे कि दर्शक अब क्या देखना चाहता है? दर्शक वो उनको पता, उनको ये पल्स पता थी ऑडियंस की पूरी। मुझे लगता है क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, गरीब तो नहीं बोलूँगा, मिडिल क्लास गरीब, तो पैसे थे नहीं इतने, उन दिनों में इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, तो उनको ना ये जनता का जब से फिल्म इंडस्ट्री में पता नहीं गॉड गिवन इंट्यूशन था, सिक्स सेंस। अच्छा। कि लोगों का टेस्ट है मेरे से बेहतर था, मैं उनका 50% भी इंट्यूशन नहीं, और मैं अपने इंट्यूशन पर ही मैंने पिक्चरें बनाई जो बनाई, तो उनको तो एकदम पता नहीं आइडिया था। वो तो 2 मिनट पिक्चर का देखते थे, बोलते थे चलेगी, 2 मिनट बैठता था उसके साथ। अच्छा। तो बोला आपने पिक्चर देख 5, बोलता है भाई ऐसा ही है, चावल रखो इधर हाथ पे, चावल को ऐसे उसको क्या बोलते हैं उसको करो, हाँ एक दाना अच्छा है क्या दाना, एक दाना पका कि नहीं पका, बोलता है उसकी पेडिग्री आपको, बोलते जैसे वही है फिल्म, एक सीन दिखा मैं बोलते एक सीन में देख लेते थे डायरेक्टर में कितना था उनमें बहुत गॉड गिवन था, ऐसे थोड़ी ना गुलशन राय बने। सही बात। हाँ, 0 से ऊपर आए, 5 रुपीज। एक चीज़ और है, तमाम स्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं बहुत अच्छी लगती है, हाँ जी, कागज पर, हाँ बहुत अच्छी लगती है, हाँ फिल्म बनने के बाद वो खराब कैसे हो जाती है? हर स्क्रिप्ट के साथ है कि जो आप सप्ताह एक होता है जो आप पेपर में लिखते हो, कुछ भी लिखो, आप बोलो 10 गाड़ियाँ आई उलट गई, एक ट्रेन आई गिर गई, एक भूचाल आया, एक अर्थक्वेक, 10 बिल्डिंग गिर गई, आप शूट कैसे कर लिख तो दिया ये हुआ अर्थक्वेक में, तो नानी याद आ जाती कि लिखना बहुत इजी है। जो लोग किताबें लिखते हैं सब डिस्क्राइब करते हैं, तो आप विजुअलाइज करते हो अंदर, हाँ माइंड में इमेजिनेशन, तो आपको मज़ा आता है किताब का। पर जब आप फिल्म में उसको एग्जीक्यूट करने जाते हो वो शॉट बाय शॉट, वो 100% कभी नहीं होता, और 50% हो जाए बहुत बड़ी बात। सबका ही है ये हिसाब करना, ये सब पूरे वर्ल्ड में कोई भी डायरेक्टर कहीं भी हो, यू कैन नॉट कैप्चर योर थॉट। आपका एक थॉट है ना, मेरा एक विजन है, एक विजुअल है यार, एक स्पेशली जब फिल्म इंडस्ट्री लोग ड्रिंक करते हैं तो विजन 10 गुना बढ़ जाता है, मैं ये करूँगा, रात को तो सुबह पूरा ठंडे होते हैं सारे लोग कि क्या बोला मैंने, ये करूँगा, पी के तो आपने बकबक कर दी क्योंकि आपका इमेजिनेशन खोल दिया अल्कोहल, ये है ऐसे बनाएंगे, ये करेंगे, 1000 करोड़ कमाएंगे, कुछ नहीं होता है। रियलिटी जब आप करने जाओ ना, एक एक शॉट लेने की तो 10% भी नहीं निकलता है, जो आपने रात को सोचा हुआ उसका आप 10% कर लो ना, बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो यार ये माना जाए कि लोग कल्पनाएं तो कर लेते हैं, लेकिन हाँ। उसको हकीकत में नहीं बदल पाते। नहीं, ट्राई करते, देखो ये नहीं कर पाते, वो प्रश्न चिन्ह बहुत मुश्किल है करना, कोई नहीं कर पाता। बोलता तो हॉलीवुड वाले भी नहीं कर पाते। आप कोई भी किताब देखो, हमेशा फिल्म से बेटर हो। जब किताब पढ़ो, क्या किताब है, नॉवल लेके आए, जब उसको फिल्म देखोगे यार वो मज़ा नहीं आया, किताब में तो बहुत मज़ा आया था। हाँ, हर किताब में वर्णन होता है ना, जब आप उसको स्क्रीन पे कैसे लाओगे। अब किताब में ये भी होता है, ये आदमी इस वक्त ये सोच रहा है, अभी जब खूनी जोरा ये सोच रही है, और फिल्म में कैसे बोलूँगा ये क्या सोच रही, वो हर शॉट में ये प्रॉब्लम आती है। मुश्किल है, फिल्म मीडियम इज नॉट इजी, इसलिए डायरेक्टर को इम्पोर्टेंस मिलती है, कुछ कर चला इधर, क्योंकि चक्कर चला बहुत ही, ये बहुत गड़बड़ काम है। जोरा को लेकर और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, जोरा तो अभी मैं यही चाहता हूँ आप फिल्म में देखें, मेरी यही प्रार्थना है कि पिक्चर चलो ऑडियंस को मज़ा आ जाए, पसंद आ जाए, सस्पेंस अच्छा लग जाए, और मेरे बजट में जो बनाया उसका आनंद मिले, ना कि बोले नहीं यार एक्टर लेने चाहिए थे, नहीं यार खर्चा करना। मैं ये चाहता हूँ जो मैंने फिल्म बनाई है उसको पसंद करें। तो हाँ, पिक्चर नहीं अच्छी लगी वो अलग बात है, क्रिटिसिज्म ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, अभी 4-5 दिन में लग रही है, तो मैं तो अपना ध्यान निकाल रहा हूँ। अच्छा। जोरा से अभी मैं थोड़ा, मेरे को जैसे दिन करीब आ रही है, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, अभी जो होगा देखी जाएगी। तो मैं भगवान के आगे बैठा हूँ रोज़ सुबह, भगवान भाई मेरे को अभी जोरा के बारे में नहीं सोचना, मैंने 5 साल सोच ली है, अब पता नहीं क्या होने वाला। तो जोरा के बाद की क्या योजना है आपकी? मैंने एक जोरा 2 बनाई ना, जोरा जोरावर, हाँ। तो वो रिलीज़ करूँगा। अच्छा। उसके उसके बाद देखेंगे, मेरे पास 4-5 कहानी है, आपको बताएंगे, आई विल टेल यू बिफोर स्टार्ट। अगर मैंने काम किया, अगर मेरी मतलब हिम्मत रही, तो अगर मैं कर रहा हूँ, हिम्मत रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? हाँ शायद हो, ठीक हो तो जाना चाहिए,
फिर भी कहते हैं कुछ क्या होता है, कल का पता नहीं होता ना, कल क्या होगा, इसलिए बेटर कब बोलो, कल के बाद। सही बात। राजू जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्मी संगम बहुत ही अच्छा चैनल है और मुझे बहुत खुशी हुई फिल्मी संगम के साथ बात करके, और मैंने इनको वापस इनवाइट किया, जब भी आएंगे मैं दूंगा इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया एंड बाय बाय। थैंक यू सर।